भैया सभी को नमस्कार। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पहले लेक्चर को ढेर सारा प्यार देने के लिए, और उसी का नतीजा है कि हम बहुत जल्दी फिर से हाजिर हैं इस सीरीज का अगला लेक्चर लेकर। पिछले लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा मैं जल्दी से दोहरा दूं। हमने पढ़ा हमारे देश के लिए ज़रूरी या किसी भी देश या समाज के लिए ज़रूरी नीति निर्देश या नियम कानून जिस किताब में दिए जाते हैं उसे संविधान कहते हैं। हमारे देश के संविधान को बनाने की प्रक्रिया कैबिनेट मिशन द्वारा शुरू की गई। ब्रिटेन की संसद के 3 सदस्य यहाँ पर आए जिन्होंने ये राय दी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार 389 सदस्यों से मिलकर एक सभा का गठन किया जाएगा जिसे संविधान सभा कहा गया, और उनकी बैठकों के द्वारा संविधान को मूल रूप में उतारा गया। यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। वो क्लास जिससे भी मिस हुई हो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आज हम उसके आगे क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले भैया वही बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो हम पिछली क्लास में दे चुके हैं। मैं अखिल कुमार राव, पिछले कुछ एग्जाम्स जो मैंने क्लियर किए, ताकि आपको बार बार ये भरोसा रहे कि आप सही हाथों में हैं और आपको दिया जा रहा गाइडेंस प्रॉपर है, ऑथेंटिक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों आप सब जानते हैं हम जिस संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं वो कोई छोटा मोटा संविधान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में रिटन फॉर्म में सबसे बड़ा संविधान है। हमारे जानने के लिए भी ये जरूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है किसने कहा कि हमारा संविधान रिटन फॉर्म में लिखित रूप में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द बल्कीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द होल वर्ल्ड। ये टिप्पणी है एक अंग्रेजी इतिहासकार आइवर जेनिंग्स की। इस नाम को याद कर लीजिएगा प्लीज, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आइवर जेनिंग्स ने कहा भारत का संविधान लिखित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इनफैक्ट जिस देश से हमने संविधान की शुरुआत की, ब्रिटेन, उसके पास अपना लिखित संविधान नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी बड़ी डेमोक्रेसीज में से एक डेमोक्रेसी जो उस समय यूके के नाम से जानी जाती थी, यूनाइटेड किंगडम, आज हम उसे ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड के रूप में जानते हैं, उसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल। खैर, पिछली क्लास में हमने पढ़ा संविधान सभा का गठन हो चुका था, सदस्यों का चुनाव किया जा चुका था। संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए उनका रिजल्ट आया 6 दिसंबर 1946 को। 6 ऑफ दिसंबर 6 दिसंबर 1946 को यह सुनिश्चित हो चुका था कि संविधान सभा के सदस्य कौन कौन हैं और संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। संविधान सभा की पहली बैठक, इट वॉज 9th ऑफ दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के 211 सदस्यों ने मिलकर संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया, और इसी दिन उस समय संविधान सभा के सबसे सीनियर सदस्य, सबसे ज्यादा उम्रदराज सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उसका पहला या फिर टेम्पररी प्रेसिडेंट चुन लिया गया। मैं फिर से अपनी बात को दोहरा दूं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द फर्स्ट एंड द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बार बार एग्जाम में सवाल घूम कर आता है। अगर संविधान में सवाल सिंपल रूप से आए कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, ये हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था या अस्थायी अध्यक्ष कौन था, आंसर इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपको याद रखने के लिए पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा रहा हूं, ये जनाब जवानी में रौबदार मूछों के साथ, और जिस समय सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अध्यक्ष बने उस समय वो उम्र दराज हो चुके थे। ये
इसके ठीक 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर, और उस दिन संविधान सभा का परमानेंट या स्थायी अध्यक्ष चुना गया, दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी दिन संविधान सभा के वाइस प्रेसिडेंट भी चुन लिए गए, H.C. मुखर्जी, और इसी दिन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, B.N. राव को चुन लिया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी, रेलवेज, इन एग्जाम्स में विभिन्न बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आंसर इज B.N. राव। फिर आपकी याददाश्त बढ़ाने के लिए एक बार उनका फोटोग्राफ कर लीजिए, B.N. राव। इनसे हम सब परिचित हैं। ये हमारे देश में संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई इसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर को संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन मूव कराया गया, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हमारे संविधान का मूल उद्देश्य क्या होगा, किन मकसदों को हमारा संविधान सार्थक करेगा, ये बातें समझाई गई थी इस उद्देश्य प्रस्ताव में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। अल्टीमेटली इस पर डिस्कशन हुआ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बता दूं, इंपॉर्टेंट सवाल है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बार बार ये सवाल पूछा जाता रहा है। आंसर इज जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इस उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई और लगभग 1 महीने के अंतराल में डिस्कशन होने के बाद 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, और इसी को आधार बनाकर हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इस उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना बनी। The transformed form of the objective resolution became the preamble of the Constitution. फिर से बता दूं, हालांकि इस टॉपिक को हम आगे डिटेल में सेपरेट लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट कानून की किताब, किसी भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला पार्ट उसकी प्रस्तावना होती है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। इनफैक्ट प्रियम्बल वर्ड ही एक लैटिन वर्ड प्रियम्बलस से लिया गया है, जिसका अपना मतलब ही है इंट्रोडक्शन। ये बताता है कि इस किताब जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं, जो इस संदर्भ में संविधान है, उसका मूल उद्देश्य क्या है, मूल मकसद क्या है। हमारा प्रियम्बल क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है, हमारे प्रियम्बल का क्या अर्थ है और उससे जुड़े क्या क्या सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने जा रहे हैं। इनफैक्ट प्रियम्बल के बारे में पहले डिबेट ये भी हुई कि क्या वो अमेंडेबल है, क्या प्रियम्बल यानी प्रस्ताव में बदलाव भी लाया जा सकता है। आप आगे जाकर जानेंगे कि 2 सुप्रीम कोर्ट के फैसले विपरीत आए थे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बदलाव नहीं हो सकता। बाद में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, प्रियम्बल में बदलाव किया जा सकता है। और आप आगे जाकर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधनों में पढ़ेंगे कि एक संविधान संशोधन के तहत एकमात्र बार, आजादी से आज तक एकमात्र बार, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में ऑलरेडी बदलाव लाया जा चुका है। खैर, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया। जनरल सवाल बने एग्जाम में, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? आंसर इज प्रियम्बल, यानी कि संविधान की प्रस्तावना को। हालांकि संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने एक कोटेशन या अपनी एक टिप्पणी में कहा कि उनके हिसाब से संविधान की आत्मा या संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, विच इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
इंग्लिश में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और हिंदी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों में से सबसे इंपॉर्टेंट मूल अधिकार, जो इनफैक्ट मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत मूल अधिकारों का हनन होने पर कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। ये सारी डिटेल आगे वाली क्लास में और एक सेपरेट लेक्चर जो मूल अधिकारों पर ही फोकस्ड होगा उसमें पढ़ाया जाएगा। फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि B.R. अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया? आंसर इज आर्टिकल 32। इस दौरान संविधान सभा की बैठकें आगे बढ़ रही थी और इधर हमारे देश में दूसरी प्रोग्रेस भी आगे बढ़ रही थी, हमारे देश के बंटवारे की भी। अल्टीमेटली 3 जून 1947 को पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बांट दिया गया एज पर माउंट बेटन प्लान। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। एक अंग्रेज माउंट बेटन ने वो पूरा प्लान तैयार किया जिसके तहत भारत को भारत और पाकिस्तान जैसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। आगे जाकर रेड क्लिफ और ऐसे दूसरे अंग्रेजों ने हमारे देश की सीमाएं तय की हैं जिनको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे देश का बंटवारा किस प्लान के तहत? आंसर इज माउंट बेटन प्लान। ये जनाब, बार बार आपको पिक्चर्स दिखाने का मकसद फिर वही है, मैं फिर दोहरा दूं, हमारे दिमाग की एक खूबी टेक्स्ट से ज्यादा पिक्चर से ज्यादा वीडियो हमें याद रहती हैं। हर बार वीडियो दिखाना संभव नहीं, एटलीस्ट पिक्चर से आप उन्हें रिलेट कर पाएं। लॉर्ड माउंटबेटन जिन्होंने हमारे देश के बंटवारे का प्लान तैयार किया था। चूंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था तो बहुत सारे ऐसे सदस्य जो पाकिस्तान के उस हिस्से में रहते थे जो अब पाकिस्तान बन चुका था, पहले भारत का हिस्सा था, अल्टीमेटली वो पाकिस्तान में चले गए और ये हमारी संविधान सभा की टोटल सदस्यता जो 389 हुआ करती थी वो 90 सदस्यों से घटकर 299 रह गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, भारत के बंटवारे के बाद ओरिजिनली संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर्स, बंटवारे के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या वाज 299, 299 रह गई थी। 15 अगस्त हम सब जानते हैं, वो ऐतिहासिक दिन, वो इंपॉर्टेंट दिन जिस दिन हमारा देश आजाद हो गया। वी बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश, हम अंग्रेजों से आजाद हो गए, लेकिन मानसिक तौर पर आजाद होने में वक्त लगता है। उस समय भी इतने इंपॉर्टेंट दिवस पर भी पहली बार हमारे देश के इंपॉर्टेंट इमारत लाल किले पर झंडा किसके द्वारा फहराया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन। फिर वही सदस्य, फिर वही व्यक्ति जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। अभी भी हमारे देश के बड़े राजनेताओं ने कहा कि आप जरा कुछ दिन और रुक जाइए, हमारे देश की कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करते चले जाइए, हमें मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। तो इंपॉर्टेंट सवाल फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आजादी के बाद जनरली अगर बच्चे को जानकारी ना हो तो दिमाग में आता है कि हो सकता है उस समय के प्रधानमंत्री ने ये झंडारोहण किया हो, बट आजादी के बाद पहली बार लाल किले पर झंडा फहराया एक अंग्रेज ने, लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट समिति या कमेटी बन रही है, ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त, वो इंपॉर्टेंट दिन 29 अगस्त 1947 को, जिस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी या हिंदी में कहूं तो प्रारूप समिति का गठन किया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं कि यहां पढ़ाई हुई हर चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, स्ट्रिक्टली एज पर एग्जाम पैटर्न है, कुछ भी बेवजह नहीं है। हर वो चीज जो यहाँ पढ़ाई जा रही है, कहानी में पिरोई जा रही है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है और आपको याद रखनी है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ड्राफ्टिंग कमिटी वाज मेड विच इंक्लूड 7 मेंबर्स। एग्जाम में आया हुआ सवाल,
संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? आंसर इज 7 सदस्य, 7 मेंबर्स। उनके नाम याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। चेयरमैन हम सब जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अक्सर भीमराव अंबेडकर को संविधान की किताब के साथ प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा कहा भी जाता है आम भाषा में कि देखिए संविधान का निर्माण इन्होंने ही किया। वो इसी वजह से कि वो समिति जिसे ये पूरा ड्राफ्ट तैयार करना था, वो प्रारूप तैयार करना था, वो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना था कि संविधान का प्रारूप कैसा होगा, कहाँ पर कौन सी चीजें आएंगी, वो सारी चीजें इसी समिति ने बनाई, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस दी भी गई है। भीमराव अंबेडकर को हम सब पहचानते हैं, फिर भी मैंने ये फोटो डाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये वो ऐतिहासिक हस्ती हैं जिन्होंने हमारे संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाकी नाम भी याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो याद करने के हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके बाकी सदस्यों में से ज्यादातर में के नाम में कृष्ण या उसका रूप आ रहा है, भगवान कृष्ण या उनके दूसरे नाम का उल्लेख आ रहा है। आप देखिए, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण जी को ही बाल गोपाल के नाम से भी जाना जाता है, हम सब जानते हैं। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण जी का ही दूसरा नाम माधव राव या फिर कृष्णमाचारी। तो आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि अंबेडकर जी ने अपने मुंशी से कहकर कृष्ण जी के 4 रूपों को शामिल कराया। कहानी को याद करने के हिसाब से मैं बता रहा हूं, कोड फॉर्म बनाया जा सकता है कि अंबेडकर जी ने अपने मुंशी से कहकर कृष्ण जी के 4 नामों को शामिल करवाया और एक ही नाम अलग बचेगा, ये मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद सादुल्ला। इन नामों को आसानी से याद किया जा सकता है। इस प्रकार से ये चीजें आगे बढ़ती रहीं और आप पाएंगे कि अल्टीमेटली हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उसी दिन पार्शली इम्प्लीमेंट कर दिया गया, आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। सवाल उठता है क्यों? Why it was partially implemented, not fully implemented? जब ये पूरा तैयार था तो उसे पूरा लागू क्यों नहीं किया? इसका पॉलिटिकल कारण है। इस राजनीतिक कारण को समझते हैं। सन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। इतिहास में हम पढ़ेंगे, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, अंग्रेज सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में कर दी गई। दिसंबर 1885 से लेकर हर साल दिसंबर जनवरी के आसपास कांग्रेस के सालाना अधिवेशन हुआ करते थे। ये अधिवेशन 1885 से कंटिन्यू होते हुए 1929 तक चल रहे थे। दिसंबर 1929 में शुरू हुआ अधिवेशन, जिसे लाहौर अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है, कंटिन्यू रहा जनवरी 1930 तक, अगले महीने तक। जनरली अधिवेशन 10-20 दिन, 1 महीने के हो सकते हैं, जिनमें कांग्रेस अपने पूरे साल के कामकाज और आने वाली रणनीति पर विचार करती थी, उसका अध्यक्ष चुना जाता था और आगे की रणनीति पर फैसले लिए जाते थे। वही अधिवेशन 1929 से जनवरी 1930 तक चल रहा था। इसी जनवरी में 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार झंडा फहराया गया और पूर्ण स्वराज की मांग की गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इससे पहले कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की मांग करती रही थी। ऑफिशियली यही वो दिन था जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। और इस दिन के बाद से हर साल देशवासियों को आजादी दिवस मनाने को कहा गया। 26 जनवरी 1930 को से लेकर हर साल हम 26 जनवरी को आजादी दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली हमारा संविधान किस डेट को बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। तो कांग्रेस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं भैया हमारी डेट तो कोई याद ही नहीं रखेगा, सब भूल जाएंगे, अब तो सब 26 नवंबर को याद रखेंगे। तो इसको पार्शियली उस दिन इंप्लीमेंट किया गया और इसकी इंप्लीमेंटेशन की डेट एक्सटेंड कर दी गई। इसको फुली इंप्लीमेंट किया गया करीब 2 महीने बाद
26 जनवरी 1950 को। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, एग्जाम में जब भी सवाल आया है कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डेट, संविधान को किस दिन अपनाया गया, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, संविधान को किस दिन अपनाया गया, सबसे पहला ऑप्शन देगा 26 जनवरी 1950, जो आपको नहीं लगाना है। आंसर इज 26 नवंबर 1949। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको आंसर लगाएंगे। सवाल आता है क्यों, इस दिन तो आंशिक रूप से लागू हुआ है, पूरा क्यों नहीं? इसका जवाब छुपा हुआ है हमारे प्रियम्बल में, हमारी प्रस्तावना में। जब हम प्रियम्बल या प्रस्तावना को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आप पाएंगे उसके अंदर हम भारत के लोग स्वयं कह रहे हैं कि हम इस खास दिन 26 नवंबर 1946 को स्वयं को ये संविधान सौंपते हैं। वी हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हम भारत के लोग स्वयं ही 26 नवंबर 1949 को, ऐसा उसकी लैंग्वेज कहती है, हम अपना रहे हैं और इसीलिए इसी डेट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है। इसलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा संविधान किस दिन लागू हुआ, आप लगाएंगे 26 नवंबर 1949। इस डेट के बाद संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने वाला दिन 26 जनवरी 1950 से पहले संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। ये इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि इस दिन 3 या 4 इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं और सभी बार बार एग्जाम में भैया पूछी जाती रही हैं, आपको याद रखना है। संविधान, सबसे पहली बात तो संविधान सभा की ये लास्ट बैठक है। द लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 24 जनवरी 1950। इस दिन 284 सदस्यों ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 284 सदस्यों ने इस पर साइन किया और इसको अप्रूव किया। सवाल आता है ज्यादा सदस्य थे, क्यों नहीं आए? ऑलरेडी सदस्यों की संख्या घट गई थी, कुछ बीमार रहे होंगे, काफी कुछ उम्र दराज थे, बूढ़े थे भैया, तो सारे नहीं मौजूद रहे होंगे। खैर 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया, इसे अप्रूवल दिया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया गया। इस दिन ये अभी चुने नहीं गए हैं, इस पर फिर दोहरा रहा हूं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल बनकर आता है। एग्जाम में सवाल आए पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति मनोनीत कब किया गया? आंसर इज 24 जनवरी 1950 को। बाद की आप डेट पाएंगे कि हमारे देश के जो राजेंद्र प्रसाद जी को 2 बार राष्ट्रपति बनाया गया है, 13 मई 1952 में, एंड देन 5 साल बाद 13 मई 1957 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहली बार मनोनीत किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, और बाद में वो 2 बार चुनकर हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। और आने वाले दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, एग्जाम में बार बार ये पूछे जाते रहे हैं। 24 जनवरी को ही हमारे देश का नेशनल एंथम अपनाया गया, राष्ट्रीय गान जिसे हम सब जानते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे। 52 मिनट का ये गान, जिसे नामी गिरामी कवि डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किया गया था। ये सुंदर सा चित्र भैया डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान बनाया, जन गण मन अधिनायक जय है, जिसे हमें 52 सेकंड तक खड़े होकर सम्मान पूर्वक गाना चाहिए। उसी दिन हमारे देश का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, शुभलाम सुचलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ये गान जिसे राष्ट्रीय गीत के नाम से जाना जाता है, नेशनल सॉन्ग उस दिन अपनाया गया, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। इन्हीं की एक इंपॉर्टेंट किताब आनंद मठ में उसका जिक्र है। हिस्ट्री के लेक्चर्स में हम पाएंगे, हम बताएंगे कि आनंद मठ एक किताब जो कि सन्यासी विद्रोह यानी सन्यासी रिवॉल्यूशन पर आधारित है, जिसमें ऐसा इमेजिन किया गया है कि सन्यासियों ने मिलकर क्रांतिकारी की भूमिका निभाई और हमारे देश को आजाद कराया। इसी किताब में इस वंदे मातरम गीत का जिक्र था, जिसे बाद में हमारे देश का राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। दोनों ही सवाल बार बार दोहराने की जरूरत ना हो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं। 24 जनवरी को ही हमारा नेशनल एंथम और 24 जनवरी को ही हमारा नेशनल सॉन्ग अपनाया गया है। इसके साथ साथ मैंने एक सवाल और साथ में लिख दिया है, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट लिख दिया है, हमारे देश का नेशनल फ्लैग। हालांकि ये इससे 3 साल पहले 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग 3 साल पहले 1947 में अपना लिया गया था।
बाकी नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए हैं। ये डेट हम सब जानते हैं। अल्टीमेटली कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी को ही हमारे देश का संविधान लागू कर दिया गया, 26 जनवरी 1950। हमारे देश का अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली आ जाए कि भैया हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू किया गया, तब आप आंसर लगाइएगा 26 जनवरी 1950। आमतौर पर पिछली बार एग्जाम्स में जब भी ये क्वेश्चन आए हैं तो वही ऑप्शन सही आंसर रहा है एसएससी या रेलवेज की तरफ से, जिसके अंदर पूर्ण रूप वाले शब्द पर एम्फेसाइज नहीं किया गया है और प्रेम्बल या प्रस्तावना की भाषा को पकड़ते हुए 26 नवंबर को इसे लागू माना गया। हाँ, ये भी मैं बात बता दूं, क्योंकि उस दिन आंशिक रूप से लागू हुआ। मेरा एक मित्र है जिसके CISF में सिलेक्शन के इंटरव्यू में ये सवाल पूछ लिया गया कि भैया पूर्ण रूप से ये लागू नहीं हुआ, 26 नवंबर 1949 को कितना लागू हुआ, आंशिक रूप से लागू होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारे संविधान के टोटल 15 आर्टिकल्स, हमारे संविधान के टोटल 15 अनुच्छेद इस दिन लागू किए गए थे। आर्टिकल्स, शेड्यूल, लिस्ट, ये सारी टेक्निकल शब्द हैं जिन्हें अभी हम आने वाली क्लास में अच्छे से समझेंगे। ना सिर्फ समझेंगे बल्कि इन्हें याद करने की बड़ी मजेदार सी ट्रिक भी सीखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि हमारी किताब में दिए हुए चैप्टर्स आर्टिकल का काम करते हैं, जैसे पाठ दिए जाते हैं उसी तरह ये आर्टिकल्स हैं। उसमें 15 आर्टिकल्स लागू किए गए थे। ये 15 आर्टिकल्स किन चीजों से जुड़े हुए थे? सिटीजनशिप, इलेक्शन, इंटरिम गवर्नमेंट। हिंदी में अगर मैं कहूं, नागरिकता, चुनाव या अंतरिम सरकार। नागरिकता, चुनाव व अंतरिम सरकार। कमेंट्स में आप में से कुछ भाई बंधुओं ने हिंदी में भी PDF की मांग की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली क्लासेस में आपको बायलिंगुअल मटेरियल प्रोवाइड करा सकें। कोशिश हमेशा वही रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ऐसी मदद प्रोवाइड कराई जा सके ताकि आप बेहतर रिजल्ट दे सकें। भैया हम गांव से जुड़े लोग हैं, मैं किसान परिवार से आता हूं। हमने वो मुश्किलें, वो परेशानियां देखी हैं अपनी तैयारी के दौरान, जब हमें प्रॉपर मटेरियल नहीं मिलता था या मटेरियल किताब तो मिल जाती थी, कई बार उसे बेहतर समझाने वाला नहीं मिलता था। मैं उन कमियों, उन परेशानियों को समझ सकता हूं, इसलिए भली भांति उससे परिचित हूं। हालांकि PDF की अपनी लिमिटेशन, PPT वगैरह की अपनी लिमिटेशंस हैं। इंग्लिश में अभी हम टाइपिंग करा रहे हैं और आगे उसे हिंदी में भी हम कन्वर्ट करा रहे हैं, ताकि आने वाली क्लासेस में आपको हिंदी में भी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। एटलीस्ट वो बायलिंगुअल होना चाहिए, इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश में, हिंदी वाले के लिए हिंदी। हालांकि पढ़ाते समय मैं पूरी कोशिश करता हूं कि दोनों भाषाओं में एटलीस्ट टेक्निकल वर्ड्स को, तकनीकी शब्दों को आप तक पहुंचा दूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। इन सभी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए 2-3 चीजों की जरूरत होती है। जिनमें से एक है भैया हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। दूसरा है भैया गाइडेंस। और तीसरा हम जिसे कह देते हैं लक फैक्टर। इसकी सबसे कम भूमिका है भैया, इसे ज्यादा पकड़ के मत चलिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कड़ी मेहनत, आपके द्वारा किया गया हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क बेमानी ना साबित हो, गलत दिशा में ना चला जाए, उसे सही दिशा देने के लिए चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, आपको दिशा निर्देश देना, आपको सही दिशा दिखाना एक अच्छे कोचिंग, एक अच्छे टीचर का कर्तव्य है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने कर्तव्य में खरे उतरें। आपकी कोशिश हमें चाहिए कि आप कड़ी मेहनत करें। 40 to 50% रोल आपकी कड़ी मेहनत का है, 40 to 50% रोल ही सही गाइडेंस का है। और अगर इनके बीच में कुछ ये रेशो आ जाए तो जो 5-10% बचता है, तब ये रोल लक अदा करता है। तारीफ के लिए नहीं बता रहा, पर अपनी तैयारी के दौरान मैं आपसे कुछ वाक्य शेयर करना चाहूंगा। मैंने देखा एक तैयारी का लेवल पहुंचने के बाद बार बार एग्जाम्स क्लियर होते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया,
टोटल इन ऑल 18 गवर्नमेंट एग्जाम्स के फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आना बहुत गर्व की बात थी, बहुत सम्मान की बात थी। और मैंने ऐसा पाया कि उस दौरान जब एग्जाम्स बहुत अच्छा हो जाता था तब 99% चांसेस बन जाते थे। जब एग्जाम खराब होता था तब रैंक नीचे गिर जाती थी। अगर हमारा पेपर बहुत अच्छा हो रहा है तो ठीक है भैया, हम टॉप के 100, 200, 500 बच्चों में आ जा रहे हैं। अगर मेरा पेपर खराब हो जा रहा है तो मैं नीचे सरक के 1000 में पहुंच जा रहा हूं या 2000 में पहुंच जा रहा हूं। आपको तैयारी के स्तर को वहां तक पहुंचा देना है। वही हमारी कोशिश रहेगी आपको गाइडेंस देने की। आप कड़ी मेहनत करिए। और वैसे भी ये लक जिनके हाथ में होता है, वो ऊपर वाला ईश्वर भगवान, वो कभी आपको निराश नहीं करते। वो अपने बच्चों की मेहनत लगातार देखते हैं। वो देखते हैं कि वो कितने परिश्रम में, कितनी कड़ी मेहनत कर रहा है, कितने मुश्किल वक्त में कितना परिश्रम कर रहा है। वो आपको कभी निराश नहीं करते। और अगर कभी 1 या 2 एग्जाम आपके खराब हो जाएं तो बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिएगा। हमसे ज्यादा बार नाकामयाब हुए लोगों का उदाहरण हमारे सामने होता है। अब्राहम लिंकन, हम सब ने, शिव खेड़ा एक प्रसिद्ध लेखक, उनकी किताब गीत आपकी में अब्राहम लिंकन का जिक्र है। उनके बारे में बताया गया है कि जब वो कम उम्र के थे तब वो लोकल स्तर का चुनाव हार गए थे। बाद में उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की। उस बिजनेस में उन्हें घाटा हुआ और वो दिवालिया हो गए। उन्होंने बैंक से कर्ज लिया, फिर से बिजनेस खड़ा करने की कोशिश की और वो फिर से दिवालिया हो गए। उन्होंने तीसरी बार फिर ये प्रयास करने की कोशिश की, अपने दोस्तों से मदद मांगी और अल्टीमेटली रिजल्ट फिर वही रहा, फिर उन्हें नुकसान हुआ। आगे जाकर उन्होंने सेनेट का चुनाव लड़ने की कोशिश की। जैसे हमारे यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद, लोकसभा, नॉट लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, स्टेट लेवल की असेंबलीज। उन्होंने सेनेट का चुनाव लड़ने की कोशिश की, अल्टीमेटली हार का सामना करना पड़ा। इस बीच बुरी परिस्थितियों के कारण उन्हें अपने पत्नी और बच्चों से जुदा होना पड़ा। इन ऑल वो अपने जीवन में 17 बार चुनाव हारे थे। आखिर में उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और वो ये चुनाव जीते। ना सिर्फ जीते, बाद में एक कामयाब, एक बेहतरीन राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। नाम अब्राहम लिंकन। बल्ब का आविष्कार करने वाले एडिसन, जिन्होंने 1000 से ज्यादा पेटेंट कराए हैं, उनके 10,000 से ज्यादा प्रयास विफल हो गए थे। बहुत सारे प्रयास जो बहुत नजदीक थे वो उस लेबोरेटरी में दर्ज थे जिसमें आग लग गई और सब कुछ जल गया था। उस समय उनके सब ऑर्डिनेट ने उस जलती हुई अपनी लेबोरेटरी को उनके साथ खड़े होकर कहा कि सर, सब बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, नहीं, नए सिरे से और नई तरीके से शुरुआत करने की उम्मीद मिली है। इसका मतलब यह है भैया, हम अब्राहम लिंकन जितना नहीं हारे होंगे, हम एडिसन के जितना विफल नहीं हुए होंगे। हमें प्रयास जारी रखने हैं और हमारा वो आखिरी प्रयास जिसमें हम सफल होते हैं, ये निर्धारित करता है कि हम एक कामयाब व्यक्ति के रूप में गिने जाएंगे या नाकामयाब व्यक्ति के। सोचिए, इस 17 हार के बाद अगर अब्राहम लिंकन रुक गए होते, क्या हम में से कोई भी आज उनके बारे में जान या पढ़ रहा होता? नहीं। एक आम कहावत है कि किसी टीवी के ऐड में भी आती है कि चैंपियन वो नहीं जो गिरता नहीं, चैंपियन वो है जो गिरकर खड़ा हो जाता है, उठ जाता है। जो बार बार हार से हार ना माने, दोबारा खड़ा हो, वही असली चैंपियन है। और मैं ऐसा मानता हूं, आप सब में एक चैंपियन छुपा हुआ है। उस चैंपियन को सपोर्ट, सहारा, मोटिवेशन देने की जिम्मेदारी हमारी है और रिजल्ट देने की जिम्मेदारी या कसम आप ठानिए, आपको मदद हम करेंगे। ऊपर वाले का साथ हमेशा जुड़ा रहता है, हमेशा मेहनती लोगों का साथ देते हैं वो ऊपर वाले, और आपको ऊपर वाले ने चाहा तो जल्दी ही सफलता प्राप्त होगी। कुछ फैक्चुअल बातें जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, जैसे कि संविधान को बनने में लगा टोटल समय या टोटल टाइम कितना है। इसका आंसर है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। मैंने पिछली स्लाइड में ही आपको पढ़ाया है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को शुरू हुई। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक के समय को आप जोड़ेंगे तो यही समय आएगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन इनको लगे
अगला सवाल पूछा जाता है कि इस दौरान टोटल खर्चा कितना आया। खर्चा वॉज एट दैट टाइम 64 लाख रुपए। संविधान को बनाने में जो टोटल खर्च लगा दैट वॉज 64 लाख रुपीज। तीसरा जो एक सवाल पूछ लिया जाता है, इस दौरान टोटल सेशंस कितने हुए, टोटल सत्र कितने हुए। आंसर इज 11 सेशंस। संविधान सभा में कितने सत्र लगे संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में। आंसर इज 11। यहां तक भैया हमने पढ़ा कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, ना सिर्फ तैयार हुआ बल्कि पूर्ण रूप से लागू भी कर दिया गया। अब हम संविधान में आगे बढ़ेंगे। पहले स्टेप में जाएंगे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, और उसके बाद हम जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा संविधान जिस समय बना या हम जब आजाद हुए उससे पहले बहुत सारे देश ऑलरेडी आजाद थे, वहां सरकारें चल रही थी और उन्होंने अपने कुछ संविधान या कुछ किताबें, कुछ नियम कानून तैयार किए हुए थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरे विश्व के संविधानों का अध्ययन किया और वहां से जो जो काम की और जरूरी चीजें थी उनको अपना लिया, या कईयों में कुछ बेहतर फेर बदल के साथ अपना लिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछे जाते रहे। हाँ, ये मैं फिर से दोहरा दूं, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि 1 या 2 लेक्चर्स हो जाने के बाद जब कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ करेगा, उस टॉपिक से आए हुए हम सभी सवाल डिस्कस किया करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में अभी तक पढ़ाए हुए सारे टॉपिक से पिछले 1 या 2 सालों के लिए नहीं भैया, कम से कम पिछले 20, 22, 25 सालों के आए हुए सारे सवाल को हम कवर करेंगे और देखेंगे क्या हमारा पढ़ाए हुए लेक्चर्स, हमारा दिया हुआ ये टॉपिक या नोट्स क्या उस पूरे क्वेश्चन पार्ट को कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कवर कर रहे हैं तो ये हमारे कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगा, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस में मदद करेगा कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है। और अगर हम पिछले 20 साल के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, इसका मतलब जल्दी से कोई क्वेश्चन बचता नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक से आने के लिए। खैर भैया, हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, इसी का पार्ट, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के स्रोत क्या क्या है, माध्यम क्या क्या है। सबसे पहला, मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा या यूं कह लीजिए 2/3 हिस्सा लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उस समय, हालांकि हम गुलाम थे, लेकिन विभिन्न पहलुओं पर परख कर ही तैयार हुआ था और बहुत सारी काम की चीजें हमारे संविधान के निर्माताओं को इसमें लगी। हिस्ट्री के पार्ट में जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए, उसमें पहली बार मुस्लिम आरक्षण की बात की गई थी। उसके बाद आप पढ़ेंगे 1909 के बाद 1919 में मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए। उसके बाद आप पढ़ेंगे साइमन कमीशन आया जो कि 1927 और 28 में था, और इन सब की चीज़ों का रिजल्ट निकल कर आया 1935 में। 1927-28 में साइमन कमीशन आने के बाद 1929 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और इस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया 1935 में। एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम कानून 1935 किस पर मेनली आधारित था। आंसर इज साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। साइमन कमीशन की रिपोर्ट से बहुत सारी बातें इस कानून में ली गई हैं। अल्टीमेटली इसीलिए इस कानून को आधार बनाया गया और हमारे संविधान का बहुत सारा मेजर हिस्सा इसमें डाला गया है। दूसरा पार्ट है रिपब्लिक। एक्चुअली नॉट जस्ट द रिपब्लिक, द आइडिया ऑफ रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें, ये जो आइडियल्स थे, ये फ्रांस की सरकार के संविधान से लिए गए हैं। याद करने के लिए, रिलेट करने के लिए हम कुछ टॉपिक्स को अभी कवर करेंगे ताकि हमें उसे जोड़ कर याद किया जा सके। जैसे कि आप सब जानते हैं भैया, रिपब्लिक में पब्लिक आ रहा है और पब्लिक को हर जगह लठिया दिया जाता है। जहां पब्लिक भीड़ लगी, धरना देने की कोशिश की, लठ चला दिया जाता है, पब्लिक को भागना पड़ता है, और वो रैन शब्द फ्रांस में खुद छुपा हुआ है। इस तरह रिलेट करके आप उसे याद कर सकते हैं कि फ्रांस में खुद रैन वर्ड आ रहा है, भाग गई पब्लिक, और रिपब्लिक में पब्लिक आ रहा है। और डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिलते हैं कि जो आइडियल्स ऑफ रिपब्लिक है कहां से लिया गया। आंसर इज फ्रांस। इसी तरह फ्रेटर्निटी का खुद FR फ्रांस में छुपा हुआ है, यानी फ्रांस बता रहा है कि ये मुझ में ही निहित है, रिपब्लिक और फ्रेटर्निटी।
अगला पार्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भैया कुछ हिंदी में भी मैं आपको बताता चलता हूं। रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र। इन शब्दों की डिटेल व्याख्या मैं फिर दोहरा रहा हूं, आने वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी आपको आएगी। जब हम प्रेम्बल डिस्क्राइब करेंगे, प्रस्तावना समझाएंगे, तब आपको बताएंगे प्रस्तावना में लिखे हुए इन सभी शब्दों का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, और एग्जाम में उससे क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं। आगे भैया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी हमारे देश में जो संसदीय व्यवस्था है सरकार की, हमारे देश में जो संसद के सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति उसके साथ, इस तरह की संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, हमारे देश में कानून किस प्रकार से बनाया जाएगा, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स कहाँ से लिए गए, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है हमारे देश में किसी भी एक व्यक्ति विशेष का राज नहीं रहेगा, बल्कि कानून का राज होगा, कानून सबसे ऊपर होगा। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, ऑफिस ऑफ कैग। कैग एक इंपॉर्टेंट अधिकारी हैं हमारे संविधान में, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अगली क्लासेस में आप पाएंगे। खैर, इसका काम है सरकारी खर्चों का हिसाब किताब रखना, सरकारी खर्चों का ऑडिट करना। नाम भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसीलिए रखा गया है, डिटेल में आने वाली क्लासेस में पढ़ने जा रहे हैं। कैग का एक इंपॉर्टेंट घोटाला कोल स्कैम या कोयला घोटाला, जब आप जानते हैं, ये उभर कर आया था मनमोहन सिंह सरकार के समय में। तब काफ़ी ज़्यादा ये जो विभाग है चर्चा में आया था। पूरी तरह इंडिपेंडेंट विभाग होता है और डायरेक्टली राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। एसएससी जो लोग देते होंगे आपको पता होगा, एसएससी के अंदर 30 प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनकी में एसएससी सीजीएल या ऐसे एग्जाम जिसमें नौकरियों के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाते रहे हैं, उन्हीं में एक विभाग कैग भी आता है। खैर, ये सारी चीजें ली गई हैं ब्रिटेन या इंग्लैंड से। इसे याद करने का एक आसान तरीका हम बना सकते हैं कि भैया उस दौरान ब्रिटेन या अंग्रेज अपने चरम पर थे, अपने पीक पर थे। हम सब जानते हैं पूरी दुनिया में उनका एक छत्र राज था। तो हम इस तरह से जोड़ सकते हैं कि वो इस तरह चाहते थे कि पूरी दुनिया में एक ही नागरिकता हो, उनकी नागरिकता, अंग्रेजों की नागरिकता, पूरे देश, पूरी दुनिया में उन्हीं के जैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम चले, जो वो कहें वही हो, तो उनके संसद का राज हो, उनकी ही नागरिकता चले। इस प्रकार का झंडा लेकर ये पूरी विश्व विजय पर निकले हुए थे। बहुत सारे देशों पर इन्होंने कब्जा किया हुआ था। पुराने रूप से कहावत भी कही जाती थी कि अंग्रेज साम्राज्य इतना बड़ा है कि उनके यहाँ सूर्य अस्त नहीं होता। इसका मतलब अगर किसी एक देश में सूर्य अस्त हो रहा है तो किसी ना किसी एक ऐसे देश में जिन पर उनका कब्जा है सूर्य उदय हुआ है। पूरी दुनिया के मेजर भाग पर ब्रिटेन ने कब्जा जमाया हुआ था। उस तरह से हम चीजों को जोड़कर याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है भैया कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या चीजें ली हैं? सबसे पहले फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। हिंदी में अगर मैं कहूं, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है संघात्मक प्रणाली या संघात्मक व्यवस्था। फिर कहूंगा, ये सारी टेक्निकल वर्ड्स आगे हम और ज्यादा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फिर भी संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है जहां दो स्तर पर शासन चलाया जाता हो, जैसे कि हमारे यहाँ राज्य और केंद्र स्तर पर शासन चलाया जाता है। हालांकि हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसे पूरी तरह संघात्मक नहीं माना जाता, उसे क्वासी फेडरल कहा जाता है। वो अर्ध रूप से संघात्मक है, क्योंकि हम ऐसा पाएंगे कि बहुत सारी स्थितियों में सेंटर को अल्टीमेट पावर दी गई है, केंद्र सरकार को पूरी ताकत प्रदान की गई है। यानी हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों में बराबर बंटवारा नहीं है शक्तियों के रूप में, कहीं ना कहीं केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। तो हमारे देश में फेडरल सिस्टम तो है, बट विद अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर यानी केंद्र। हमारे देश में जो केंद्र सरकार है उसके पास ताकतें ज्यादा दी गई हैं। उसी के आगे यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। किन किन के बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच में। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे को लेकर 3 प्रकार की लिस्ट या सूचियां बनाई गई हैं, जिनके नाम है केंद्र सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची, इंग्लिश में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इनमें से जो पहली दो सूचियों के नाम मैंने लिए, केंद्र सूची और राज्य सूची, वो कनाडा से ली गई हैं। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा भी इन सूचियों में बंटवारे के अलावा भी मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट पॉइंट डाला गया है यूनियन लिस्ट में सीरियल नंबर 97, वो कहता है रेजिडुअल पावर्स, यानी कि अगर कुछ बच जाए, यानी कि अगर वो यूनियन लिस्ट में मेंशन ना हो या किसी दूसरी लिस्ट में मेंशन ना किया गया हो, तो आर्टिकल 248 कहता है उस पर फैसला लेने का अधिकार भी केंद्र को है। यानी कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा ताकतवर शक्तियां प्रदान की गई हैं। यानी कनाडा से हमने वो सारी चीजें उठाई हैं जहां पर सेंट्रल या केंद्र ज्यादा पावरफुल है। कैसे भैया? यहां देखिए, फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था, जहां पर किसको पास ज्यादा पावर है? सेंट्रल के पास। रेसिडुअल पावर्स, आर्टिकल 248 कहता है कि अल्टीमेटली कौन अथॉरिटी माना जाएगा? जहां कहीं भी किसी शक्ति का जिक्र ना हो, वहां फैसला लेने का अधिकार किसको है? केंद्र को है। यानी जहां जहां सेंट्रल का जिक्र आ रहा है, वहां वहां ताकत, वो सारी चीजें ली गई हैं कनाडा से। इसको याद करने के लिए भैया एक अच्छा सा फोटो मैंने चुना है आपके लिए। ये काणिये साहब, ये रिलेट करने के लिए है, सिर्फ याद कराने के लिए है, इसको कोई भी अदरवाइज ना ले। बहुत सारी मूवीज में आप देखते हैं कि जो डाकू है वो एक आंख बंद करके आता है। मैंने कनाडा से काना जोड़ा है, ठीक है? ये वर्ड आ रहा है काना। एक काना जो आकर संसद में बता रहा है कि किसके पास कौन सी शक्तियां हैं, और उसके कान पर थप्पड़ लगाए गए और बताया जा रहा है कि किसका थप्पड़ तेज पड़ रहा है। कई सारे थप्पड़ खाने के बाद, कान पर थप्पड़ खाने के बाद वो काना कह रहा है भैया ज्यादा ताकत स्टेट में ही है। लगता है मोदी जी का थप्पड़ उसको तेज पड़ा होगा, तो वो कह रहा है सारी ताकत केंद्र के पास है भैया, सारा सेंट्रल के पास। तो आप कान पर थप्पड़ खाने वाला व्यक्ति या काना व्यक्ति से जोड़ सकते हैं सेंट्रल की सारी चीजें। सेंट्रल के पास वो ज्यादा ताकत बता रहा है या सेंट्रल के थप्पड़ों को तेज बता रहा है, और सेंट्रल से सारी जुड़ी चीजें कनाडा में दी गई। अगला पढ़ते हैं भैया, कंकरेंट लिस्ट या जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। मैंने अभी आपको बताया कि तीन सूचियों में से एक सूची है केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची, या तीसरी सूची को कहते हैं समवर्ती सूची। पहली सूची में वो सब्जेक्ट्स दिए गए थे केंद्र में जिनकी ताकत पूरी तरह केंद्र के हाथ में है। दूसरी सूची में सारी वो सब्जेक्ट्स दिए गए थे जिनकी ताकत राज्य सरकार के हाथ में है। तीसरी समवर्ती सूची में वो विषय डाले गए हैं जिन पर फैसला लेने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को है। ये समवर्ती सूची या इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके साथ ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, आगे जाकर हम याद करेंगे कि भैया हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 108 में कुछ खास कारणों से अगर दोनों सदनों में मतभेद होता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ये किस आर्टिकल में लिया जाता है, एग्जाम पूछता रहता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता रहा है। हम अगली क्लास में ऑलरेडी इसे डिस्कस करने वाले हैं जब हम सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे। फिलहाल ये दोनों चीजों को लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। याद करने के लिए भैया देखिए, यहाँ वर्ड आ रहा है कॉन्करेंट में करंट, और यहाँ आ रहा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। चूंकि हमें याद करना है ऑस्ट्रेलिया, मैं क्रिकेट से ज्यादा लगाव रखने वाला व्यक्ति रहा हूं, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स उठा लिए भैया। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया के दो क्रिकेटर्स हैं, ब्रेट ली और रिकी पॉन्टिंग। वो सारे सदस्यों को, दोनों सदनों के सदस्यों को एक साथ उन्होंने बिठा लिया है, और वो कह रहे हैं कि भैया हमारी मांगे मान लो, हमारी बातें मान लो, वरना हम तुम्हें करंट लगाएंगे। ये करंट के ताल लिए घूम रहे हैं, तो उससे मुझे करंट याद रहेगा, दोनों सदनों के सदस्य याद रहेंगे। और ऐसा कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स, इसलिए ऑस्ट्रेलिया याद रहेगा। वो मांगे क्या क्या रख रहे हैं भैया? इसी में एक और चीज है, एनकरेजमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि व्यापार को बढ़ावा देने की से संबंधित आर्टिकल्स,
लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। ये तीनों चीजें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि भैया हमारे व्यापारी बड़े परेशान हैं, हमारी मांगों को मान लो, दोनों सदनों को साथ बैठाकर हम बता रहे हैं, वरना हम करंट लगाएंगे एक एक को। तो इस तरह से इन चीजों को रिलेट करके याद किया जा सकता है। ये तीनों चीजें ली गई ऑस्ट्रेलिया से। लास्ट आता है भैया इस स्लाइड में, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी जर्मनी। जर्मनी से लिया हमने इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का हट जाना, सस्पेंड हो जाना। आगे जाकर हम इन्हें भी पढ़ने वाले हैं डिटेल में। 352, 356, 360 में विभिन्न प्रकार के आपातकाल दिए हुए हैं, विभिन्न प्रकार की इमरजेंसीज का जिक्र है। उन इमरजेंसीज के दौरान सारे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं। वो प्रावधान हमने कहां से लिया? हालांकि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सारे फंडामेंटल राइट्स में से कौन से फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो नहीं इमरजेंसी के दौरान भी छीने जा सकते, उस पर भी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया? आंसर इज जर्मनी। इसे याद करने के लिए भी भैया मैंने इन महाशय का सहारा लिया है। जर्मनी से जुड़ा हम एक ही व्यक्ति को बार बार याद करते हैं, हिटलर। आप सब जानते हैं हिटलर पूरी तरह ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप को फॉलो करता था। हिटलर सारे अधिकारों को छीनने में विश्वास रखता था। तो ये तो बिल्कुल आसान है कि हिटलर के देश से ही वो प्रावधान लिए होंगे जहां सारे अधिकार छीनने की बात कही जा रही है। यानी कि इमरजेंसी या आपातकाल के दौरान हमारे राज्य हमारे सभी सिटीजन्स के मूल अधिकार छीन लेने का प्रावधान लिया गया हिटलर या जर्मनी से। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। संविधान में अगर कभी भी कोई संशोधन करना है, वो प्रावधान कैसे होंगे? वो लिए गए हैं साउथ अफ्रीका से। हम आगे जाकर पढ़ेंगे। आर्टिकल 368 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 368 बताता है संविधान संशोधन कैसे किया जा सकता है, साथ ही किस किस प्रकार के बहुमत से पास कराना होगा हमें कोई एक पर्टिकुलर बिल। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे प्रकार के बहुमत होते हैं, साधारण बहुमत या 2/3 मेजॉरिटी, जिसको पास कराने के बाद ही हम कोई पर्टिकुलर बदलाव संविधान में ला सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया कहाँ से ली गई? आंसर इज साउथ अफ्रीका। याद करने के लिए भैया, चूंकि मैंने फिर कहा क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूं, साउथ अफ्रीका एक क्रिकेटर AB डिविलियर्स को ले लीजिए, आजकल IPL में काफी धूम मचा रहे हैं। आप इस तरह से जोड़कर याद कर सकते हैं कि आपकी संविधान की किताब फट गई है, खराब हो गई है, और आप उसे ढूंढ रहे हैं, आपको मिल नहीं रही। तभी आप देखते हैं आपके घर में अंदर AB डिविलियर्स साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी एंटर कर रहा है, और वो उसके ऊपर नई जिल्द चढ़ाकर आपके पास लेकर आ रहा है और कह रहा है भैया संविधान में जो भी कोई बदलाव या साजो सामान करना होता है वो हमारे देश में हो जाता है, ये लो मैं इसमें नया जिल्द चढ़ा के या नया कवर चढ़ा के आपके पास लेकर आया हूं। तो संविधान में संशोधन या संविधान की किताब को नया सजाना, संवारना या बेहतर बनाना साउथ अफ्रीका से लिया गया। उसमें साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर को घुसाकर हम उसे रिलेट कर सकते हैं। फिर वही कारण, जब हम किसी भी चीज टेक्स्ट में कोई कहानी या कोई पिक्चर घुसा देते हैं, वो हमें जल्दी याद होती है और ज्यादा समय तक याद रहती है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स ऐसी बहुत सारी किताबों में दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल मैं आगे आपको बहुत सारी लिस्ट याद करने में कराऊंगा। फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 5 ईयर प्लान, ये लिया गया भैया रशिया से। याद करने के लिए पहले बता दूं, जिस प्रकार हमें मूल अधिकार दिए गए थे, उसी प्रकार हमारे देश के नागरिकों के लिए कुछ मूल कर्तव्य भी दिए गए, जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। हम ये भी पढ़ेंगे कि ये मूल रूप से हमारे संविधान में शामिल नहीं थे, बाद में संविधान संशोधन करने के बाद इन्हें हमारे संविधान में शामिल किया गया आगे की क्लासेस में। खैर, ये मूल कर्तव्य और 5 ईयर प्लान, ये 5 ईयर प्लान को भी आप जानते हैं, नीति आयोग के आ जाने के बाद ये पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं। हालांकि काफी समय तक ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आती रही हैं। तो ये 5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य लिए गए रशिया से। इसे याद करने के लिए मैंने रशिया का हिंदी वर्जन लिखा, रूस। मैंने ऐसे याद कर किया है कि मान लीजिए कि भैया आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ आपसे रूस गई है। रूस कर जाना मतलब रूठ जाना। रूठ जाना को ग्रामीण भाषा में रूस जाना भी कह देते हैं। ये रूस गई है, क्यों? क्योंकि भैया आपकी 5 साल के लिए वहां पर ड्यूटी लगा दी गई है विदेश में, और आप उसे समझा रहे हैं कि भैया क्या कर सकता हूं, ये मेरी ड्यूटी है, 5 साल के लिए भेजा जा रहा है, तू रूस ना, तू नाराज ना हो, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। और इस तरह चीजें जोड़कर आप याद कर सकते हैं कि वो रूस रही है क्योंकि आपको 5 साल के लिए कहीं बाहर ड्यूटी पे जाना पड़ रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज 5 साल, 5 ईयर प्लान, रशिया।
ये बहुत सारी चीजें जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, हमारे देश में मिले गए हमें सारे मूल अधिकार, कंसेप्ट ऑफ प्रीएम्बल, हमारे संविधान की एक इंट्रोडक्शन, एक प्रस्तावना होगी, वो कंसेप्ट, हमारे देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्य, उन्हें हटाने का तरीका, राष्ट्रपति को अपने पद से हटा देने का तरीका भैया इम्पीचमेंट कहलाता है। हालांकि ये बड़ी पेचीदा प्रक्रिया है और आज तक किसी भी राष्ट्रपति को इसके द्वारा नहीं हटाया गया है, लेकिन हाँ, राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया हमारे संविधान में दी गई है, जिसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट और हिंदी में महाअभियोग कहा जाता है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, साथ ही सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को हटा देने की प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। साथ ही जुडिशियल रिव्यू, किसी भी जज के द्वारा, किसी भी अदालत के द्वारा दिए गए फैसले को वापस रिव्यू करने की ताकत, उसे दोबारा सुनकर नए सिरे से फैसला देने की ताकत जुडिशियल रिव्यू, या सरकार के किसी फैसले को जुडिशियल रिव्यू अपने आप संज्ञान में ले लेने की ताकत जुडिशियल रिव्यू है। साथ ही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारे देश में जज किसी भी सरकार के अंतर्गत नहीं आएंगे, या ये पूरी न्याय प्रणाली सरकार के अंदर नहीं आएगी, ताकि उस पर किसी का दबाव ना रहे और पूर्ण रूप से हर व्यक्ति को न्याय दिलाया जा सके। ये सारी चीजें यूएसए से ली गई हैं। याद करने के लिए भैया यूएसए का नाम ही काफी है। यूएसए या अमेरिका हमेशा से एक दबंग देश रहा है, बहुत सालों तक सुपर पावर और नंबर 1 रहा है। इस वजह से वो हर जगह अपनी दबंगई दिखाता रहता है। आपने हर जगह देखा होगा, वो किसी भी देश में घुस जाता है जब भी उस पर बात आती है, और विभिन्न देशों में जाकर उसने आतंकवादियों को या दूसरे ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जो शायद किसी दूसरे देश के लिए संभव नहीं होगा। तो एक ऐसा देश जो कह रहा है कि मेरे पास सारे राइट्स हैं, सारे अधिकार मेरा जो मन करेगा वो करूं। आपने काफी बार देखा होगा एनवायरनमेंट में जो उत्सर्जन हो रहा है, हर साल मीटिंग्स होती हैं कि भैया जो एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, जो पॉल्यूशन फैल रहा है, उसको कम करने के लिए सब देश क्या क्या तरीके अपनाएंगे। और बाद में पॉल्यूशन के स्तर का जब आंकड़ा पेश किया जाता है तो आप पाएंगे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन यूएसए और ऐसे दूसरे बड़े कंट्रीज ही फैला रहे हैं। और बाद में वो मीटिंग करके बाकी देशों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि भैया आप लोग अपना अपना पॉल्यूशन कम करिए। तो एक ऐसा देश जो ऑलरेडी सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है, वो दूसरों को निर्देश दे रहा है। यानी वो कह रहा है सारे राइट्स मेरे पास हैं भैया। मेरी प्रस्तावना कहती है, मेरे प्रियम्बल में यूएसए कह रहा है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि सारे अधिकार मेरे पास। मैं किसी भी देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हटाने का दम रखता हूं, वहां के सुप्रीम कोर्ट, वहां के हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का दम रखता हूं, या उनके किसी भी फैसले को ना मानने की काबिलियत रखता हूं। इस तरह की चीज कह रहे हैं। इतनी ताकतवर चीजें कहने का दम एक ही बदमाश देश में है। आंसर इज यूएसए। इसको इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। लास्ट में आता है भैया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये 3 चीजें हैं जो आयरलैंड से ली गई हैं। पहले इनका हिंदी में सादी भाषा में मतलब समझा दूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब है भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नाम से ही पता चल रहा है भैया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब ही यह है किसी भी राज्य की नीतियां कैसी होंगी उस बारे में निर्देश। वो राज्य कौन है, वो स्टेट कौन है? भारत सरकार, उसके ऑफिसर्स, यानी भारत सरकार या भारत की सरकारों की नीतियां कैसी होंगी, वो किन चीजों पर ध्यान देंगी, उसके बारे में निर्देश हैं। हालांकि ये सिर्फ निर्देश हैं, ये फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन एक निर्देश है जो बताते हैं कि भैया इन चीजों का पालन करिए तभी सही सरकार मानी जाएगी। इसके अलावा दूसरा, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। आगे जाकर जब हम राज्यसभा को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि राज्यसभा के इलेक्टेड यानी निर्वाचित सदस्यों के अलावा
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत भी किया जा सकता है, नॉमिनेट किया जा सकता है विभिन्न फील्ड से, वो डिटेल में हम तब पढ़ेंगे। वो सारी खूबी कि राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, वो हमने शामिल किया है आयरलैंड से। साथ ही मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव जो एक पेचीदा प्रक्रिया है, उसको भी आने वाली क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, वो कैसे की जाती है, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ये तीनों खूबियाँ ली गई हैं आयरलैंड से। मैंने जानबूझ के आयरलैंड के आर, ई और डी को रेड कर दिया है याद करने के संदर्भ से, अगर आप रिलेट करके याद कर पाएँ। डी फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शॉर्ट में DPSP कह दिया जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी तरह राज्यसभा में नॉमिनेशन मेंबर्स का आर खुद बता रहा है कि राज्यसभा से जुड़ी कुछ चीजें यहां से ली गई हैं। तो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से लिया गया है। साथ ही ई बता रहा है कि किसी न किसी का इलेक्शन लिया गया है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। तो ये 3 वर्ड याद करके हम उसे रिलेट कर सकते हैं और आसानी से पहचान सकते हैं। लास्ट, जापान से ली हुई चीजें, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आसान है याद करना। आज के लिए भैया इतना ही। आप ये सारी चीजें तैयार करिए, इन्हें रिवाइज करिए। ये टॉपिक जितना हमने आज कवर किया है, हम इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर से चेक करेंगे कि क्या हम अपने टॉपिक्स के हिसाब से स्ट्रिक्टली सारा कोर्स या सिलेबस कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक और चीज़, आने वाली क्लासेस में मैं एक साथ ही आपको एक पैटर्न या सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि हम किसी एक सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलिटी या संविधान पहले पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, हम कितना पढ़ चुके हैं, और सीरियल ऑर्डर में आप उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं अलग अलग क्लासेस यूट्यूब पर देखकर। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मेहनत करिए, कामयाब होइए। थैंक यू।